हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका #सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी पर चल रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 के पृथ्वी की गतियां को। मैं बता दूं, अगर आप आगे जाकर यह सपना देख रहे हैं कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उस क्रम में एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी भूमिका को देखते हुए मैं यह लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से जोड़ सकूँ। इसमें आपका और मेरा दोनों का सहयोग रहेगा, तो हम लोग अपने बेसिक स्तर को इतना मजबूत कर लेंगे कि हमें फिर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा अन्य किसी बेसिक कोर्स को करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और लगातार फॉलो भी कर रहे होंगे। अगर कोई वीडियो आपका छूट गया है पहले का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो का लिंक देख सकते हैं और पहले के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने आज के कोर्स पे। अभी हम लोग देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, और इसके पहले जो भी यूनिट हम लोग समाप्त किए उसमें हमने देखा कि पृथ्वी एक अक्ष पर विद्यमान है। हालांकि यह अक्ष काल्पनिक है, वास्तविक रूप में नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग आज बात करेंगे पृथ्वी की गति को। आप इस फिगर को देखकर पता चल रहा होगा कि ये पृथ्वी गति कर रहा है, घूम रहा है, कहीं ना कहीं चलायमान है, गतिशील है। और इसी को दो भाग में बांटा गया है, घूर्णन और परिक्रमण। अब आपको पता चल रहा होगा कि घूर्णन और परिक्रमण क्या है। तो देखिए, बहुत इजी एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं। आप एक लट्टू को देखे होंगे। लट्टू क्या होता है? घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है, एक कील पर घूमता है। वो कील क्या है? वो अक्ष है। लेकिन एक लट्टू दूसरे लट्टू के चारों ओर घूमता है। तो इस जो चारों तरफ इस लट्टू के घूम रहा है, इसको कह रहे हैं परिक्रमण। और जो अपने अक्ष पर लट्टू घूम रहा है, उसको कहते हैं क्या? घूर्णन। तो यही है हमारा यह टॉपिक। अब बहुत इजी से समझ जाइएगा। तो कहा जा रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। यानी मान लीजिए ये पृथ्वी का नक्शा है, यहाँ पर पृथ्वी ग्लोब हमने देखा था कल, और यहाँ पृथ्वी पूरा घूम रहा है इस अक्ष पर। तो इसको क्या कहा गया? घूर्णन कहा गया। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी गति करना क्या कहलाता है? अब देखिए, यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसी को परिक्रमण कहते हैं। आगे कहा जा रहा है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब कक्षीय सतह क्या है? तो यहाँ इस फिगर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो माना गया है ये कक्षीय सतह है, मतलब ये इसका सतह है, और इसी पर पृथ्वी झुका हुआ है। और ये कितना झुका हुआ है? तो 66.5 डिग्री का कोण से झुका हुआ है। अब उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव और कर्क रेखा के बीच आप देख रहे होंगे 23.5 डिग्री का भी कोण बना रहा है। यानी पृथ्वी के कक्षीय सतह से ये 66.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री ऊपर से झुका हुआ है। जब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसी क्रम में कहा जाता है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो इसको क्या कहें हम लोग? कक्षीय समतल कहे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। आपको पता ही होगा पृथ्वी एक ग्रह है। हम लोग पहले यूनिट में देख चुके हैं सौरमंडल में कि पृथ्वी के पास अपनी उष्मा और ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश दोनों नहीं है। और दोनों ही किसे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। और आपको पता होगा एक समय में जब ये चक्कर लगाता है, परिक्रमण करता है सूर्य का, तो एक समय में एक ही भाग सूर्य के एक तरफ होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक भाग ही सूर्य के तरफ है। तो जो भाग सूर्य के तरफ है वहाँ दिन होगा, और जो सूर्य के विपरीत में है वहाँ रात होगा। सिंपल सा फिनोमिनन है, सिंपल सी बात है। ये तो हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। कहा जा रहा है ग्लोब पर जो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसको क्या कहा जाता है? तो प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। तो कौन सा वृत्त की बात किया जा रहा है? इस वृत्त की बात किया जा रहा है। अब ये देखिए, प्रदीप्ति वृत्त यहाँ पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? क्या कर रहा है? ये दिन और रात दोनों को विभाजित कर रहा है। कहा जा रहा है घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जब घूर्णन हो रहा है तो उस समय जो
पृथ्वी काल होता है उसको दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी का दैनिक गति भी कहलाता है, जिससे वह घूमते रहता है। तो इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझे होंगे, आशा यही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इजी है, आपको बारी बारी से फिगर के माध्यम से आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए कहा जा रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। अब एक बार सोचिए, मान लीजिए पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन कर रही है, मान लीजिए पृथ्वी यहीं पर स्थिर हो गया तो क्या होगा। तो दिन और रात कैसे होंगे, ज़रा एक बार सोचिए। जहाँ सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, मतलब इस साइड में हमेशा दिन रहेगा, और पीछे वाले भाग में हमेशा रात रहेगा। और इस भाग में अगर दिन रहेगा तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगा, और उस भाग में अगर रात रहेगा तो ठंड भी ज़्यादा पड़ेगा। तो ये जो पृथ्वी का संतुलन है उसको फिर स्थापित नहीं रख पाएगा। कहा जाता है कि सूर्य तरफ वाले भाग में पृथ्वी के दिन होगा, जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। कहा जा रहा है पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसी परिक्रमण कहते हैं। अभी ऊपर हमने देखा भी था, पृथ्वी एक वर्ष में 365 बाई 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी 365 दिन 1/4, एक दिन में कितना घंटे, 24 घंटे, 4 से भागा दीजिए तो 6, यानी 365 दिन में और 6 घंटे उसमें नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये 6 घंटे अगर जोड़ेंगे तो ये संतुलन जो है 365 दिन है, ये बोलने में बहुत ज़्यादा खराब लगेगा, इसलिए हम 6 घंटे को हमेशा हटा देते हैं, 365 दिन को रखते हैं। लेकिन 6 गुने 4 कीजिए, 24 घंटा में एक दिन होता है। तो हमेशा लीप ईयर में आप देखिएगा एक दिन बढ़ जाता है, यानी फरवरी जो 28 दिनों का होता है वो 29 दिनों का हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही 6 घंटा 4 साल में लीप ईयर का निर्माण करता है। अब यहाँ जो फिगर है उसको नीचे एक पूरा कमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में समझेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। कहा जा रहा है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है, और इसके लिए एक अतिरिक्त दिन जुड़ जाता है और वह लीप ईयर कहलाता है। कहा जाता है स्पष्ट है पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, वह हमेशा दिशा बदलती नहीं है और वो अक्ष पर उसी समान झुका हुआ है हमेशा से, और इसीलिए सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतुओं, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतु में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ऋतु में परिवर्तन हो रहा है। स्पष्ट है, क्योंकि पृथ्वी गति कर रहा है, जैसे जैसे गति करता है दिन और रात होता है, वैसे वैसे सूर्य से नज़दीक और सूर्य से दूर जाता है, तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऋतु का परिवर्तन होता है। अब जो ऊपर फिगर था उसको हम लोग समझेंगे, किस फिगर को, इस फिगर को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये सूर्य है और ये पृथ्वी परिक्रमण कर रहा है, सिंपल सा पहले ये समझ लीजिए। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि सूर्य जो है 21 जून को उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा पर सूर्य चमक रहा है, तो हमेशा जून जुलाई में आप देखिए सूर्य यहाँ पर आ जाएगा, और दिसंबर जनवरी में देखिए सूर्य यहाँ पर आ जाएगा। ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण हुआ, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा हमने कल देखा था। तो अब स्थिति समझिए, ये है 21 जून का दिन जब सूर्य उत्तरायण है, मतलब उत्तर की ओर है। इसको उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु बोला जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या बोला जाएगा, जब सूर्य का रोशनी इधर पड़ रहा है तो ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म, जहाँ सूर्य का रोशनी पड़ेगा वहाँ गर्मी होगा और जहाँ नहीं पड़ेगा वहाँ ठंडा होगा। इस बात को समझिए। फिर यहाँ देखिए, अगला यहाँ देखिए 22 दिसंबर, यहाँ क्या हो रहा है, अब इस भाग में सूर्य का रोशनी पहुँच रहा है और इसका पीछे वाला हिस्सा खाली है, मतलब अंधार में है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ गर्मी पड़ेगा और यहाँ ठंडा पड़ेगा। तो ये विपरीत होता रहता है, ये साल भर का पूरा परिक्रमण सिद्धांत है। अब आप कहेंगे सर ये और ये क्या हो रहा है, तो ये शरद ऋतु और विषुव ऋतु है, बसंत ऋतु है। कौन सा, ये बसंत ऋतु है, ये शरद ऋतु है। जब परिक्रमा करते हुए दोनों के बीच में आता है स्थितियाँ, तो ये बसंत ऋतु और शरद ऋतु का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ भी देखिए शरद ऋतु और बसंत ऋतु की परिकल्पना को, जब सूर्य का रोशनी इस आधा यहाँ पड़ रहा है तो इस भाग में शरद ऋतु होगा और पीछे वाले भाग में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा। इसी तरह इस वाले भाग में शरद ऋतु होगा और इस वाले भाग में बसंत ऋतु होगा। ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को ये बैठाना पड़ेगा। सूर्य के
चारों तरफ पृथ्वी कैसे परिक्रमण कर रहा है और कैसे ये दशाएं निर्धारित हो रही हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 21 जून को उत्तरायण होता है सूर्य और 22 दिसंबर को दक्षिणायन होता है और 21 मार्च को विषुव पर होता है और 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर होता है कौन? सूर्य। यानी एक बार सूर्य यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से लौटा, फिर यहाँ रहा, फिर यहाँ लौटा, फिर, तो ये उत्तर और दक्षिण का खेल चलता रहता है। इसी को अब शब्द में यहाँ पर दिया हुआ है। कहा जा रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता है, तो गर्मी का दिन यहाँ पड़ता है और उसके पीछे वाले भाग में क्या पड़ेगा? ठंडी का दिन। कहा जा रहा है चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है और 21 जून को इन हिस्सों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात बोला जाता है। तो जब उत्तर में रहेगा सूर्य तो क्या बोला जाएगा? उत्तर अयनात। 22 दिसंबर को देख लें। 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिण ध्रुव की ओर सूर्य का झुकाव होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश फैलता है और यहाँ गर्मी फैलती है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब जो घटना पहले उत्तरी गोलार्ध में हो रहा था उस समय वही घटना दक्षिणी गोलार्ध में होता है और जब घटना दक्षिणी गोलार्ध में हो रहा होता है तो वही घटना उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कहा जा रहा है पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? तो ये हम लोग क्या मनाते हैं? दिसंबर का 25 दिसंबर, याद कीजिए, ठंडा का दिन होता है। लेकिन उसी समय जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ता है, तो उस समय वह क्रिसमस मनाता है। इस रूप में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होगा, जिसे विषुव कहा जाता है। कहा जा रहा है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है। तो विपरीत होगा, क्या होगा? तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। स्पष्ट है कि पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात की घटना होती है। इन सारे यूनिट में हमने यही बातें देखी हैं। तो ये यूनिट यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आप कुछ सीखे होंगे। कन्फ्यूज मत होइए, तो बार बार मेरी बात को सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा ये पृथ्वी की गतियाँ जो हैं कैसे संचालित हो रही हैं, कैसे चल रही हैं। तो आज यहीं तक, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं।